हेलो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे केएसएच इंटरनेशनल के Q1 FY27 के नंबर्स के बारे में। कौन कॉल भी इनका हो चुका है तो उसको भी डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे कि केएसएच इंटरनेशनल कैसी डील दिख रही है। तो हमने इस कंपनी को Q4 से ट्रैक करना स्टार्ट किया था क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग बैट मेरे को दिख रही थी। अगर देखें तो अभी जितने भी सनराइजर्स सेक्टर्स है, चाहे यहाँ पे ईवी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, ट्रांसफार्मर हो, उसके अलावा डेटा सेंटर हो, एआई हो, जितने भी यहाँ पे मतलब पावर सेक्टर हो या फिर जितने भी सनराइजर्स सेक्टर्स हो, सब में प्रॉक्सी बन के आता है यहाँ पे केएसएच। और ये सारे सेक्टर्स की जो बूम है इंडिया में या फिर ग्लोबल लेवल पर, इससे यहाँ पे बेनिफिशियल होने वाला है अपना यहाँ पे केएसएच इंटरनेशनल। तो ये लोग करते क्या है, तो ये लोग यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी का वायर बनाते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेट वाइंडिंग वायर। इसको ये लोग यहाँ पे बनाते हैं जो कि बनता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम में से। अब उसमें भी दो कैटेगरीज हैं, स्पेशलाइज्ड वायर और स्टैंडर्ड वायर। स्पेशलाइज्ड कैटेगरी के जो वायर्स है उसमें एक यहाँ पे सीटीसी करके वायर आता है जो कि यहाँ पे बड़े ट्रांसफार्मर में यूज होता है। उसकी डिमांड काफी ज्यादा है और एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है इनके लिए। और उसके अलावा भी स्टैंडर्ड कैटेगरी के अंदर की भी ये लोग अलग अलग वाइंडिंग वायर बनाते हैं स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में। लेकिन एज ऑफ नाउ जो स्पेशलाइज्ड वायर है उसमें इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है 75%। स्टैंडर्ड वायर जो है वो मतलब टोटल रेवेन्यू के अंदर 25% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों इनके जो प्रोडक्ट हैं, इनके जो मतलब वायर्स हैं, ये वाइंडिंग वायर्स, वो चाहे छोटा एसी का कंप्रेसर हो या फिर बड़ा एक ट्रांसफार्मर हो जो कि पावर सप्लाई करने के लिए बनाया जाता है, हर जगह यूज होता है। ईवी के ट्रैक्शन मोटर में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो यहाँ पे इन्वर्टर यूज होता है उसको बनाने के लिए ये वायर यूज होता है। तो हर जगह ये वायर यूज होता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे टेलविंड है और कंपनी अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर रही है। सिर्फ टेलविंड्स नहीं होने चाहिए, एग्जीक्यूशन भी हमको देखना चाहिए। तो इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नंबर्स देखेंगे, देन कॉन कॉल के अंदर क्या डिस्कशन है वो समझने की कोशिश करेंगे और मेरा कंक्लूजन आपको आखिर में दूंगा कि ये कैसा डील मेरे को दिख रहा है। और उसके अलावा अगर बात करूं तो बिजनेस मॉडल के लिए आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिजनेस मॉडल का डिटेल वीडियो देख सकते हो। लेकिन मैं बीच बीच में इनका बिजनेस मॉडल इस वीडियो में समझा दूंगा, शायद आप समझ जाओगे। हमको पीएचडी नहीं करनी है बिजनेस मॉडल के ऊपर, सिर्फ पता होना चाहिए किस तरीके से यहाँ पे चीजें काम करती है। सो लेट्स बिगिन विद द नंबर्स। देखते हैं नंबर्स कैसे हैं। सो या गाइस, पहले पेज के अंदर इन्होंने यहाँ पे जो डिमांड एनवायरनमेंट है उसके बारे में यहाँ पे इंडस्ट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है। तो रोबस्ट डिमांड है। जो ट्रांसफार्मर सेक्टर है वहाँ से एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है, चाहे ग्लोबली हो या फिर इंडिया के अंदर हो। जैसे इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ जो है वो कैपेसिटी है 110 गीगावोल्ट का, जो कि यहाँ पे ट्रिपल होने वाला है FY28 के एंड तक। ठीक है, तो बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है या डेटा सेंटर वगैरह से। एंड उसके अलावा ये क्या है दोस्तों, काफ़ी हाई एंट्री बैरियर वाले प्रोडक्ट है इनके। अभी कोई भी आके सीधे स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में वाइंडिंग वायर नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को पहले जो कम वोल्ट वाले वायर है वो बनाने पड़ेंगे और 5 साल बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वगैरह मिलेगा, देन आप वो वायर्स बना सकते हो। सीधे जाके कल जाके कोई भी कंपनी ये वायर्स मतलब नहीं बना सकती। जो HVDC का एडवांटेज है इनको, क्योंकि ये इंडिया के ऐसे अकेले यहाँ पे मतलब लाइक मैन्युफैक्चरर हैं वाइंडिंग वायर्स के, जिनको यहाँ पे HVDC ट्रांसफार्मर में जो यूज़ होता है वो प्रोडक्ट बनाने का, वायर बनाने का यहाँ पे लाइक इनके पास लाइसेंस है, अप्रूवल है। बाकी जो जितने भी बड़े कंपनीज है दोस्तों यहाँ पे, चाहे हिटाची हो, CG पावर हो जो ये पावर सेक्टर में काम करते हैं, सीमेंस एनर्जी हो, लाइक यहाँ पे ग्लोबली हो या फिर लाइक इंडिया के अंदर जितने भी OEM है जो ट्रांसफार्मर में काम करते हैं वो सारे इनके क्लाइंट हैं, जिससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो इनके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और यहाँ पे रिलायबिलिटी का। ठीक है, और एक्सपोर्ट के लीडर है, इंडिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर है वाइंडिंग वायर्स के। ठीक है, बाकी ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसिडर कर सकते हो। अभी हम लोग इस क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये इनके कुछ फैसिलिटीज़ है तलोजा के अंदर, चाकन के अंदर, बाकी सुपा के अंदर इनका यहाँ पे क्या है कि अभी एक्सपांशन चल रहा है। ये कैपेसिटी जो है वो फेज 2 का एक्सपांशन चल रहा है जो कि कंप्लीट होगा Q4 में। Q2 में भी इसका थोड़ा कैपेसिटी ऐड होगा, लेकिन Q4 FY27 के एंड तक ये पूरा जो इनका लाइक कैपेक्स है, जो एक्सपांशन है वो ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद अभी जो एज ऑफ नाउ जो 43 के आसपास का मेट्रिक टन आसपास का यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो बढ़ के सीधा 59 के आसपास का मेट्रिक टन, मतलब 50 के मेट्रिक टन का कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक डिमांड जिस तरीके से है, कंपनी उस तरीके से कैपेसिटी का भी एक्सपांशन कर रहे हैं। और इसके अलावा भी ये लोग नया लैंड खरीदने का
मतलब देख रहे एरिया, ये जो सुपा एक्सपांशन है, सुपा की जो फैसिलिटी है उसके आसपास ही। ठीक है, ये कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, चाहे पावर सेक्टर हो, रिन्यूएबल हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, रेलवे हो, डेटा सेंटर हो, ईवीआईसी हो, होम अप्लाइंसेस हो, रेफ्रिजरेटर या एसी हो, सब जगह वाइंडिंग वायर आपने देखे ही होंगे दोस्तों, हर जगह यूज़ होता है। हिटाची एनर्जी, जी वर्नोरा, ये सारे मतलब जो ग्लोबली मतलब लीडर है ट्रांसफार्मर सेक्टर के, वो सारे यहाँ पे इनके जो है वो क्लाइंट हैं। ये यहाँ पे देख सकते हो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू का 75% आसपास कंट्रीब्यूट करती है, और 25 आसपास यहाँ पे स्टैंडर्ड वायर। स्टैंडर्ड वायर का जो लाइक आने वाले क्वार्टर्स में जो ये स्टैंडर्ड वायर वाला सेगमेंट है वो तेज़ी से ग्रो हो सकता है। जैसे यहाँ पे एज ऑफ नाउ इनका कैपेसिटी जो है वो ऐड होने वाला है आने वाले टाइम में, तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे इसमें जो है वो ज़्यादा मतलब आप लोगों को आने वाले टाइम में इसमें रैपिडली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में डिमांड कम हो जाएगी या फिर उसका लाइक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में क्या है कि ये भी तेज़ी से ग्रो होगा, तो लाइक इनका वैल्यू कम नहीं होगा, लाइक कंट्रीब्यूशन कम हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल। ये कुछ यहाँ पे इनके प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं उसका सारा डिटेल से आप कंसिडर कर सकते हो अपने तरीके से। बाकी हम चलते अभी नंबर्स की तरफ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर 108% से ग्रो किया है। बाकी EBITDA जो है वो 85% से इनका ग्रो हुआ है, और बाकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ऑलमोस्ट 86% से ग्रो हुआ है। अब देखो दोस्तों, इनका क्या है ना, इनका थोड़ा सा सीजनल भी चलता रहता है। जैसे अगर यहाँ पे जो इनका रॉ मटेरियल क्या है, कॉपर और एल्यूमिनियम, तो कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइजेस जब बढ़ते हैं तब यहाँ पे इनका जो टॉप लाइन है वो ज़्यादा ग्रो होता है एज़ कम्पेयर टू देयर लाइक बॉटम लाइन, मतलब प्रॉफिट कम रहता है, टॉप लाइन ज़्यादा ग्रो हो जाता है इनका यहाँ पे जब एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइजेस बढ़ते हैं। लेकिन जब कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइजेस कम होते हैं तब इनका यहाँ पे बॉटम लाइन ज़्यादा बढ़ता है एज़ कम्पेयर टू लाइक टॉप लाइन। तो ये यहाँ पे आपको देखना नहीं है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनके EBITDA सस्टेनेबल है ही नहीं। तो आपको जो EBITDA पर टन है वो देखना है, या फिर ओवरऑल EBITDA कितना ग्रो हो रहा है वो देखना है। ठीक है, तो यही चीज़ें, ओवरऑल नंबर्स काफ़ी बढ़िया है भाई, जो उम्मीद की थी उससे ज़्यादा नंबर्स इन्होंने डिलीवर करके दिया। 30% का वॉल्यूम ग्रोथ भी यहाँ पे इन्होंने डिलीवर किया है, जो कि एक्सेप्शनल है Q1 के अंदर। बाकी EBITDA पर टन यहाँ पे जो है इन्होंने 93K का EBITDA पर टन यहाँ पे रिपोर्ट किया है, जो कि मेरे ख्याल से सस्टेनेबल नहीं है। कंपनी ने भी कॉन कॉल में बोला कि जो EBITDA पर टन है 93K का, वो उस वजह से है क्योंकि स्पेशलाइज्ड कैटेगरी ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, और उसमें भी जो CTC प्रोडक्ट सबसे हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। दैट्स वाई हमारा EBITDA पर टन Q1 में बहुत ज़्यादा है दिख रहा है आपको। लेकिन स्टैंडर्ड कैटेगरी जो है वो आने वाले क्वार्टर्स में तेज़ी से ग्रो होगी नया कैपेसिटी स्टैंडर्ड वायर का आने के बाद। सो देन यहाँ पे EBITDA पर टन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, और इन्होंने यहाँ पे फुल ईयर के लिए 75K का लाइक गाइडेंस तो नहीं दिया, लेकिन बोला है कि बैर मिनिमम 75K का तो हमको EBITDA पर टन करना ही है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा ही करेंगे, वो 80 के ऊपर ही कर देंगे मेरे ख्याल से। कोई गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने, बैर मिनिमम मतलब 75K तो करना ही है, ये बोला है। बाकी दोस्तों ये मतलब कुछ कॉमेंट्री इन्होंने दी है। एक नया क्लाइंट इन्होंने जोड़ा है, हिटाची को जोड़ा है अगले 5 साल के लिए, मतलब जो इनके प्रोडक्शन है हिटाची का उसके लिए जो वायर लगेगा उसको यहाँ पे अगले 5 साल के लिए सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो है वो एग्रीमेंट इन्होंने फाइनलाइज्ड अभी नहीं हुआ, लेकिन एग्रीमेंट होने वाला है। फाइनलाइज्ड होने के बाद उसके डिटेल्स ये लोग रिवील करेंगे। और ये इन्होंने Q4 के अंदर भी बोला था कि ग्लोबली हो या फिर लाइक इंडिया के अंदर हो, ये जितने भी OEM है जो ट्रांसफार्मर बनाते हैं वो हमारे साथ क्या है कि आने वाले 3-5 साल का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अभी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है ट्रांसफार्मर में। तो सप्लाई चेन का इनको क्या है कि सप्लाई चेन का रिलायबिलिटी चाहिए, और सप्लाई कम है यहाँ पे ये वाइंडिंग वायर का। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है वो आने वाले सालों में हो सकता है और भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ये लोग साइन करें। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने डिलीवर किए हैं, जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इन्होंने किया है। लाइक EBITDA पर टन 90K का एक्सेप्शनल, कोई सोच भी नहीं सकता था उतना, मतलब लेकिन फुल ईयर बेस पर मेरे ख्याल से 80 के आसपास का EBITDA पर टन रहेगा।
बाकी स्टैंडर्ड वायर वाला जो सेगमेंट है उसका जो ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में बढ़ेगा। बाकी डिटेल में इनके जो है वो नंबर्स के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो या फिर कॉल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हो उसको डिस्कस करते चलिए। सो या सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की। तो दो सेगमेंट है इनके, स्पेशलाइज्ड कैटेगरी और यहाँ पे स्टैंडर्ड कैटेगरी। जो स्पेशलाइज्ड वायर है जो कि रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है 75%, वो वाला जो सेगमेंट है इनका वो 113% से ग्रो हुआ है, 113% से। और वही अगर बात करें स्टैंडर्ड वायर तो वो वाला सेगमेंट यहाँ पे 83% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर। सो यू कैन सी के यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वायर है उसमें भी स्पेशली यहाँ पे जो CTC वायर है वो काफ़ी ज़्यादा उसका मतलब रिकॉर्ड इस क्वार्टर के अंदर उसका रिकॉर्ड सेल हुआ है अभी तक का। तो इस वजह से क्या है यहाँ पे इनके जो मार्जिन्स है EBITDA पर टन है वो यहाँ पे इनका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि हायर मार्जिन वाले प्रोडक्ट इन्होंने ज़्यादा बेचे, हायर सेगमेंट वाले प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे हैं। और वही अगर बात करें इसकी वजह से इनका जो EBITDA पर टन है वो भी 93K का है इस क्वार्टर के अंदर, जो कि फुल ईयर बेस पर कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड कैटेगरी है उसमें भी CTC वाला जो सेगमेंट है मतलब जो CTC वाला प्रोडक्ट है वो इनका ज़्यादा बिका है। दैट्स वाई यहाँ पे इतना हायर EBITDA पर टन यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट किया है। लेकिन ये नॉर्मलाइज हो जाएगा और इन्होंने फुल ईयर बेस पर जो गाइडेंस दिया है EBITDA पर टन का वो यहाँ पे 75K का दिया है। मतलब गाइडेंस नहीं दिया, बताया कि एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना तो करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा ही करेंगे, मतलब 80 के आसपास कर लेंगे लोग EBITDA पर टन। वो भी दोस्तों अच्छा है, क्योंकि पिछले साल अगर देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे शायद यहाँ पे मतलब 65 to 70 के बीच में किया था, ठीक है। बाकी अगर बात करें वॉल्यूम ग्रोथ की तो इस क्वार्टर के अंदर 30% का वॉल्यूम ग्रोथ है। टोटल यहाँ पे 8000 मैट्रिक टन के यहाँ पे प्रोडक्ट्स इन्होंने बेचे हैं। सो 30% का जो इनका मतलब वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी यहाँ पे सस्टेन रखना थोड़ा सा मुश्किल है। फुल ईयर बेस पर इन्होंने यहाँ पे 26% का गाइडेंस दिया है फॉर द वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोर्ट की बात करें दोस्तों, एक्सपोर्ट इनका जो कि मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है एक्सपोर्ट के अंदर, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी जो ये ट्रांसफार्मर वगैरह की कैपेक्स है, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप लोग देखो जी हिटाची हो गया, सीमन हो गए, ये इनके ग्लोबली भी क्लाइंट है और इंडिया के अंदर भी क्लाइंट है। तो इनका जो एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है दोस्तों वो 76% से ग्रो हुआ है। और हर एक जियोग्राफी में ये लोग कह रहे हैं कि हमारा जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, और आगे जाके यहाँ पे जो है वो मतलब इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करेंगे वो लोग। मतलब ये वाइंडिंग वायर का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो मतलब वो ट्रांसफार्मर प्लेयर OEMs नहीं करेंगे, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी ही मतलब उसको वो लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्यों, और इतना आसान भी नहीं है ना इस कैटेगरी में यहाँ पे एंटर होना। सो दैट्स वाई ग्लोबल लेवल पर भी बहुत अच्छी डिमांड है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे CTC वाला इनका जो प्रोडक्ट है उसने यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर जो है वो रिकॉर्ड लेवल जो है वो सेल्स की है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है वो CTC प्रोडक्ट इनका इस क्वार्टर बिका है। दैट्स वाई इनके जो EBITDA पर टन है वो भी मतलब ड्रास्टिकली इंप्रूव हुए। 66K का था पिछले साल, जो अभी यहाँ पे 93K का हो गया, ठीक है। बाकी इन्होंने यहाँ पे दोस्तों तो एक IPO के टाइम, थोड़े टाइम पहले जब IPO आया तो इन्होंने यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जो है वो कमिटमेंट दिया था कि ये लोग जो है वो इनका जो चाकान वाला फैसिलिटी है वहाँ पे रिसाइकल इंटरनल कॉपर को स्क्रैप करने का जो है वो फैसिलिटी जो है वो बनाएंगे। तो वो बन चुका है इनका यहाँ पे 5000 मैट्रिक टन का। तो इससे इनको यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा मिलेगा, ओवरऑल मार्जिन को सस्टेन करने के लिए इनको यहाँ पे हेल्प होगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों इन्होंने एक बड़े OEM के साथ जो है आने वाले 5 साल के लिए जो है वो मतलब वायर्स को मतलब वायर्स देने के लिए उनका एग्रीमेंट हुआ है हिटाची के साथ। और ये एग्रीमेंट यहाँ पे ग्लोबली भी ये लोग हिटाची को मतलब वायर वगैरह मतलब जो है वो सप्लाई करेंगे, और इंडिया के अंदर भी दोनों फैसिलिटी के लिए जो ट्रांसफार्मर बनाने की जो फैसिलिटी है हिटाची की, चाहे ग्लोबली हो या फिर इंडिया में हो, दोनों जगह ये लोग जो है वो वायर सप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी इनका जो सुपा एक्सपांशन है, सुपा की जो फैसिलिटी है उसके अंदर जो ये यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं वो कंप्लीट होगा मार्च 27 के अंदर। और वो जब खत्म होगा वो तो यहाँ पे 59K का 59 के मैट्रिक टन का इनका कैपेसिटी हो जाएगा, जो कि अभी यहाँ पे 43 मैट्रिक टन का है, 43K, ठीक है। सो वही है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो ये लोग नया लैंड भी खरीदने को देख रहे हैं 10 एकड़ का सुपा के आसपास ही। तो लॉन्ग टर्म अगर इनको रिक्वायरमेंट रही, क्योंकि दोस्तों इसमें डिमांड तो है ही
मतलब ग्लोबली देखो आप लोग, ये ट्रांसफार्मर प्लेयर है, उनको कॉन्टिन्यूसली नीड चाहिए यहाँ पे वाइंडिंग वायर्स की, तो नीड तो है ही भाई ये सीटीसी वगैरह की। तो इनको यहाँ पे ये वाला जो इनका नया कैपेसिटी आएगा वो भी जल्दी यूटिलाइज होने के चांसेस है। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये लोग नया लैंड भी अभी से ढूंढ रहे हैं, ताकि अगर रिक्वायरमेंट रहे तो वो फर्दर यहाँ पे एक्सपांशन कर पाए। इनका यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल है वो इम्प्रूव्ड होके 65 का हो चुका है, जो कि यहाँ पे 65 का था इन Q4, और उससे पहले अगर बात करें तो 71 का था। अभी इनका यहाँ पे लाइक फ्यूचर गोल है कि इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो आने वाले टाइम में यहाँ पे 30 to 35 डेज आसपास रहे। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आने के चांसेस है यहाँ पे अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल के अंदर भी, जिससे यहाँ पे इनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। बाकी अगर बात करें यहाँ पे वॉल्यूम आउटलुक की, तो 26% का इन्होंने गाइडेंस दिया है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी हाँ, कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो ये लोग कह रहे हैं हर जगह डिमांड तो है, लेकिन जो T&D सेक्टर है ट्रांसफार्मर वाला, वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म यहाँ पे जो है वो डिमांड हमको देखने को मिल रही है। और अगर बात करें यहाँ पे जो OEMs है वो अभी मतलब देख रहे हैं, सारे OEMs जो है उनको दोस्तों पता चल चुका है ये ट्रांसफार्मर वगैरह का डिमांड कितना है, कितने बड़े लेवल पर कैपेक्स हो रहे हैं AI डेटा सेंटर वगैरह की बूम की वजह से। तो पावर सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जो OEM है जो ये ट्रांसफार्मर बनाते हैं, उनको क्या है कि सप्लाई में कोई भी इश्यू नहीं चाहिए, क्योंकि डिमांड काफ़ी हाई है, तो रॉ मटेरियल का सप्लाई उनको यहाँ पे जो है वो कंटिन्यू चाहिए। तो उसकी यहाँ पे रिलायबिलिटी के लिए क्या है कि 3-5 साल का जो है वो, जैसे हिटाची ने अभी इनके साथ एग्रीमेंट किया कि आने वाले 5 साल तक भाई आप हमको वायर सप्लाई करो, वैसे आने वाले टाइम में और भी OEMs आएंगे, इनका कहना है ग्लोबली हो या फिर डोमेस्टिक हो यहाँ पे, तो इनका जो है वो एक मतलब ऑर्डर बुक हो जाएगा एक तरीके से, मतलब फ्यूचर विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इनकी, ठीक है। बाकी दोस्तों डिमांड काफ़ी अच्छी है इस सेक्टर के अंदर, और कंपनी काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है। ओवरऑल अगर कंक्लूजन कहूँ तो कंपनी गोइंग इन राइट डायरेक्शन, वैल्यूएशंस कंफर्ट भी है यहाँ पे, तो ओवरऑल कंपनी इज डूइंग अमेजिंग। एंड यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं है, कैपेसिटी जो इनका एक्सपेंशन चल रहा है वो भी ऑन ट्रैक है, कंपनी यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छा रिपोर्ट कर रही है, जो प्राइजेस बढ़े एल्यूमिनियम और कॉपर के उसका ज़्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं है इनके ऊपर। सो ओवरऑल डूइंग अमेजिंग KSH इंटरनेशनल। बाकी कोई अपडेट होगा इस कंपनी के बारे में तो कवर करेंगे यहाँ पे वीडियो के अंदर। बाकी नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू ट्रैक करेंगे इस कंपनी को। बाकी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो स्टडी करके ही फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने से लीजिएगा। बाकी थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। अपने जो भी व्यू है वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में, वो कॉमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करोगे, चाहे हिंदी में करो या फिर यहाँ पे इंग्लिश में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।